Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is another lecture on MP Land Revenue Code. देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो लाइंड अप है, अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, सो इसीलिए आज इस लेक्चर में हम क्विकली कुछ सेक्शंस को देखेंगे एंड मैं आपको बताऊंगी कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस किस पर्टिकुलर सेक्शन को ध्यान में रखना है, किस तरह के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं. ओके, सो सेक्शन 137 दैट इज़ रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि किस तरह से लैंड रेवेन्यू को रियलाइज़ किया जाएगा, मीन्स उसे वसूला जाएगा. ओके, सो देखिए यहाँ पर लिखा है कि भू राजस्व की उगाही वसूली मीन्स लैंड रेवेन्यू को किस तरह से रिकवर किया जाएगा या वसूला जाएगा. सो सेक्शन 137 दैट इज़ लैंड रेवेन्यू टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन लैंड. देखिए इसका नाम ही क्या है, लैंड रेवेन्यू. इसका मतलब ऐसा रेवेन्यू जो कि लैंड से कलेक्ट किया जा रहा है. सो सेक्शन 37 यही बताता है कि लैंड रेवेन्यू को सबसे पहले लैंड से लिया जाएगा और उसके साथ साथ जो भी लैंड से रिलेटेड रेंट या कोई भी प्रॉफिट्स अगर आप अर्न कर रहे हैं तो उस रेंट और प्रॉफिट से भी लैंड रेवेन्यू को वसूला जा सकता है. Okay, then section 138 that is who is responsible for the payment of land revenue, कि लैंड रेवेन्यू पे करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कौन लायबल है कि वो रेवेन्यू पे करे. सो देखिए अगर किसी भूमि स्वामी होल्डिंग की बात करें तो वहाँ पर भूमि स्वामी रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर कोई भी ऐसा लैंड है जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को लीज पर दिया हुआ है, पट्टे पर अगर दिया गया है, तो जो लेसी है, जिस पर्सन को वो पर्टिकुलर लैंड लीज किया गया है, मींस जो पट्टेदार है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो लैंड रेवेन्यू पे करेगा. ओके, बस यहाँ से आपको ये याद रखना है. प्लस ये भी याद रखें कि यदि एक से ज़्यादा भूमि स्वामीज़ हैं या एक से ज़्यादा लेसी हैं तो ऐसी सिचुएशन में उन सभी की जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी, जॉइंट एंड सेवरली लायबल. इस टर्म को याद रखें, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि क्या वो एक ही पर्सन लायबल होगा या ऐसा हो सकता है कि वो सभी मिल करके डिसाइड कर ले कि सिर्फ तुम ही पे करोगे. तो नहीं, यहाँ पर क्या है, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल. ओके, देन सेक्शन 140 डेट्स ऑन विच द लैंड रेवेन्यू फॉल्स ड्यू एंड पेएबल, कि लैंड रेवेन्यू किस समय ड्यू हो जाता है, कब पे करने की आपकी जिम्मेदारी अराइज होती है. तो यहाँ से आपको केवल टाइम पीरियड याद रखना है कि लैंड रेवेन्यू आपको पे करना होता है ऑन 1st ऑफ अप्रैल टू 30th ऑफ जून. देखिए यहाँ पर दिया गया है कि लैंड रेवेन्यू पेएबल हो जाता है ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल से लेकर के जून का जो लास्ट डे दैट इज़ 30th जून तक आपको लैंड रेवेन्यू पे कर देना चाहिए. ओके, सो सेक्शन 140 में आपको केवल इतना याद रखना है. देन यहाँ पर कुछ ये सेक्शंस हैं जो कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एज फार एज प्रीलिम्स इज़ कंसर्न. देखिए फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप गो थ्रू हो सकते हैं इन सेक्शन से, एक बार ऐसे ही ऊपर से इन्हें देख सकते हैं, बट यहाँ से कोई एज सच अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. सो वी जंप टू सेक्शन 147 दैट इज़ प्रोसेस फॉर द रिकवरी ऑफ एरियर्स. अब देखिए लैंड रेवेन्यू आपका ड्यू हो गया है, तो उस एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू को मीन्स जितना भी आपका रेवेन्यू बकाया हो गया है, तो उस बकाया रेवेन्यू को किस तरह से वसूला जाएगा, तो क्या प्रोसेस रहेगा उस लैंड रेवेन्यू को रिकवर करने का. तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू पेएबल टू द गवर्नमेंट मे बी रिकवर्ड बाय अ तहसीलदार. सो तहसीलदार के द्वारा उस अमाउंट को रिकवर किया जाएगा. किस तरह से रिकवर किया जा सकता है, बाय द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. अगर आपकी ड्यूटी थी कि आप रेवेन्यू पे करें, आपने रेवेन्यू पे नहीं किया, तो आपका जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है और उसे बेच दिया जाएगा. अब बेच करके जो भी पैसे होंगे उन्हें एडजस्ट कर दिया जाएगा इन ल्यू ऑफ द रेवेन्यू जो कि आपका ड्यू था. ओके,
नेक्स्ट इज बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द होल्डिंग ऑन विच द एरियर इज ड्यू। जिस पर्टिकुलर लैंड के रिस्पेक्ट में आपका जो रेवेन्यू है वो ड्यू है, तो उसी पर्टिकुलर लैंड को अटैच किया जा सकता है और उसे बेचा जा सकता है। ओके, देन प्रोवाइजो यहाँ पर एक आता है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप केवल इन पॉइंटर्स को याद रखें कि किस किस तरह से रेवेन्यू को रिकवर किया जा सकता है। और यहाँ पर तहसीलदार का नाम भी याद रखें कि तहसीलदार इस अमाउंट को रिकवर करेंगे किस तरह से, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करके और उसे अटैच करके, या किसी भी ऐसी होल्डिंग को अटैच और रिकवर करके जिसे कि लैंड रेवेन्यू के लिए जो कि पेएबल थी, या फिर किसी अन्य होल्डिंग को अटैच करके और उसका जो भी है अमाउंट है उसको रिकवर किया जाएगा बाय लेटिंग आउट द होल्डिंग। मीन्स जो भी वो पर्टिकुलर होल्डिंग है, कि सपोज ये वो लैंड है जिसका आपको रेवेन्यू पे करना था, तो तहसीलदार इस लैंड को अटैच कर लेंगे अपने पास और उसके बाद इस लैंड को लेट आउट कर दिया जाएगा, एक तरह से लीज पर दे दिया जाएगा। और लीज का जो भी पैसे आपके पास आएंगे, मीन्स तहसीलदार के पास आएंगे, तो तहसीलदार उस लीज के अमाउंट को एज एन रेवेन्यू अपने पास रख लेंगे। नेक्स्ट इज अटैचमेंट ऑफ एनी अदर होल्डिंग। अभी तक हमने दोनों पॉइंट्स में बात करी अबाउट द अटैचमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर होल्डिंग जिसका रेवेन्यू ड्यू था। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या बात करता है, किसी भी अन्य होल्डिंग को भी अटैच किया जा सकता है विच इज़ बिलोंगिंग टू द डिफ़ॉल्टर। डिफ़ॉल्टर कौन है, जिसने डिफ़ॉल्ट किया है रेवेन्यू पे करने में, उसने रेवेन्यू पे नहीं किया है, तो उसके किसी अन्य होल्डिंग को भी अटैच किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसी अन्य इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोवाइजो है इसको और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि कई बार आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा कि किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, बल्कि जो ये प्रोवाइजो है एक तरह से एक्सेप्शन की बात करता है कि क्या क्या अटैच नहीं किया जा सकता। तो जो नहीं वाली चीज़ें होती हैं, जो भी एक्सेप्शंस होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए याद रखें कि यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या अटैच नहीं किया जा सकता। ओके, एंड इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी। जब आप सीपीसी पढ़ते हैं तो वहाँ पर सेक्शन 60 पढ़ते हैं कि क्या क्या अटैच किया जा सकता है, क्या क्या अटैच नहीं किया जा सकता इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब यहाँ पर भी इसी तरह से बात की गई है कि क्या क्या अटैच नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो भी नेसेसरी वियरिंग्स हैं, एप्रल्स, कुकिंग वेसल्स, सिमिलर आपको दिख रहा है जैसा कि सेक्शन 60 में आप पढ़ते हैं। इसी तरह से जो भी टूल्स ऑफ आर्टिसंस हैं, एग्रीकल्चर के कोई इस तरह के टूल्स हैं जो कि खेतीबाड़ी में यूज़ होंगे, तो उनको भी अटैच नहीं किया जाएगा। ओके, कोई भी रिलीजियस एंडोमेंट से रिलेटेड कोई इस तरह की आपकी कोई धार्मिक मूर्तियां हैं, उन्हें भी अटैच नहीं किया जाएगा। एंड कोई भी इस तरह का हाउस और अदर बिल्डिंग जिसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसको भी यहाँ पर अटैच करने से मना किया गया है। देन जो ये सेकेंड प्रोविजो है इसको भी बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। दिस वन, देखिए यहाँ पर कुछ लिमिट सेट की गई है कि दैट शैल नॉट परमिट द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ होल्डिंग इन केस ऑफ शेड्यूल्ड एरिया 6 हेक्टेयर्स और लेस देन दैट ऑफ 6 हेक्टेयर्स। 6 हेक्टेयर और 6 हेक्टेयर से कम तक का कोई भी लैंड इन शेड्यूल्ड एरियाज़, और शेड्यूल्ड एरियाज़ के अलावा जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पर 4 हेक्टेयर या लेस देन दैट ऑफ 4 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, इन्हें भी अटैच नहीं किया जा सकता। तो ये जो लिमिट है 6 हेक्टेयर्स और 4 हेक्टेयर्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर केवल इतना सा डिफरेंस है शेड्यूल्ड एरियाज़ और नॉन शेड्यूल्ड एरियाज़। तो जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर 6 हेक्टेयर्स और लेस देन 6 हेक्टेयर्स, और नॉन शेड्यूल्ड एरियाज़ में 4 हेक्टेयर्स या 4 हेक्टेयर्स से कम। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको याद नहीं रखना, बस देखिए शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बताया गया है कि शेड्यूल्ड एरिया का मतलब है वो एरिया जो कि स्पेसिफाई किया गया है इन द, देखिए, विद इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश अंडर पैराग्राफ 6 ऑफ द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 5th शेड्यूल में जो भी बताया गया है अंडर पैराग्राफ 6, वो सभी एरियाज जो कि एमपी के शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनके बारे में बेसिकली बात की जा रही है।
देन यस, देन यहाँ से आप ये अमाउंट भी याद रखेंगे। The sub-divisional officer may cause any person committing default in the payment of revenue exceeding rupees 50 lakhs। देखिए काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई पर्सन रेवेन्यू पे नहीं करता है, बहुत समय से उसने रेवेन्यू पे नहीं किया, इकट्ठा होता जा रहा है पैसा और उसका डिफ़ॉल्ट हो गया है अप टू 50 लैक्स, मीन्स एक्सीडिंग 50 लैक्स, 50 लाख रुपए से ज़्यादा का उसका रेवेन्यू ड्यू हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? देखिए, ही इज लायबल टू बी अरेस्टेड एंड सेंड हिम विद वारंट टू द सिविल प्रिजन। उसको अरेस्ट करके सिविल प्रिजन में डाला जा सकता है। किसके द्वारा? सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा। कितने समय के लिए? नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, 15 दिन तक के लिए। या फिर अगर 15 दिन से पहले ही वो अमाउंट पे कर देता है, जो भी ये 50 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट उसका ड्यू था, अगर वो उस अमाउंट को पे कर देता है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब आता है 148, 49, ये सब नहीं ध्यान रखना कुछ इतना। देखिए, केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सो ये कुछ खास नहीं है ये सब सेक्शंस। 155 को थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि मनी रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि जो भी मनी है, किस किस मनी को रिकवर किया जा सकता है एज एन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का जो रेवेन्यू बकाया रह गया है, उस बकाया के बारे में हमने पढ़ा 147 में कि किस तरह से रिकवरी की जाएगी। अब 155 भी यही कह रहा है कि किस पैसे को आप रिकवर कर सकते हैं एज एन एरियर। अब यहाँ पर बहुत से पॉइंटर्स आपको दिखेंगे, तो इसका कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करना, बस एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर मेंशन किया गया है। देन यस, 157, 158 ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अब आपके यहाँ से आते हैं अबाउट टेन्योर होल्डर्स। भू धारणाधिकारी कौन ऐसे पर्सन्स हैं जिनके पास अधिकार है उस भूमि को धारण करने का। ओके, सो सेक्शन 157 इज क्लास ऑफ टेन्योर। यहाँ पर केवल आपको ये याद रखना है कि देयर शैल बी ओनली वन क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर्स ऑफ लैंड। किसी भी भूमि के केवल एक ही क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर है, एंड हु इज कॉल्ड एज भूमि स्वामी। उस टेन्योर होल्डर को क्या कहा जा रहा है? भूमि स्वामी कहा जा रहा है। लेकिन ये भूमि स्वामी कौन होते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए अबाउट द डेफिनेशन ऑफ भूमि स्वामी, तो आप सेक्शन 158 की बात करेंगे। लेकिन अगर आपको मेंस के रिस्पेक्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन लिखना है तो आप उसे 157 से शुरू करें तो सही रहेगा कि आप पहले बताएं कि देयर शैल बी ओनली वन क्लास ऑफ टेन्योर होल्डर्स, और उस टेन्योर होल्डर को क्या कहा जाता है? भूमि स्वामी कहा जाता है, जिसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 158। अब 158 भी यहाँ पर एक टाइप ऑफ लिस्ट देता है कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भूमि स्वामी के रिस्पेक्ट में किसी भी लैंड को होल्ड करेंगे। सो इन केस ऑफ महाकौशल रीजन, अगर कोई पर्सन भूमि स्वामी या भूमिधारी राइट्स रखे हुए है, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ मध्य भारत रीजन, अगर वो पर्सन एज अ पक्का टीनेंट और माफीदार इनामदार इस तरह का है, और एज पर द टीनेंसी एक्ट ऑफ 2007। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि ये सब पर्सन्स जो कि इन पर्टिकुलर एक्ट्स के द्वारा, अलग अलग एक्ट्स के द्वारा, अगर भूमि स्वामी राइट उनके पास है या फिर पक्का इनामदार, वो पक्का टीनेंट है, इनामदार हैं, इस तरह का राइट उनके पास है, सो उन्हें भी भूमि स्वामी की लिस्ट में एक तरह से इंक्लूड किया जा रहा है। ओके, इन केस ऑफ भोपाल रीजन, अगर वो पर्सन एज एन ऑक्यूपेंट है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, या विंध्य प्रदेश रीजन में अगर 55-45 टीनेंट, पट्टेदार टीनेंट कोई है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग एक लिस्ट टाइप यहाँ पर दिया गया है कि अगर इन डिफरेंट रीजन्स में कोई पर्सन एज अ पक्का टीनेंट, एज अ मुआफीदार, इनामदार, भूमिधारी राइट्स रखे हुए हैं, तो वो सभी पर्सन्स एज अ भूमि स्वामी कहलाए जाएंगे अंडर सेक्शन 158। देन देखिए, यहाँ पर आप 158 में उतना ही याद रखेंगे। देन
यस 159 क्या कहता है कि ये जो भूमि स्वामीज हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू पे द लैंड रेवेन्यू। जिस तरह से देखिए हमने सेक्शन 138 में भी इस बात को पढ़ा कि लैंड रेवेन्यू कौन पे करेगा, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर भूमि स्वामी होल्डिंग है तो भूमि स्वामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लैंड रेवेन्यू पे करें। सिमिलर यहाँ पर बात 159 में लिखा हुआ है कि लैंड रेवेन्यू इज पेएबल बाय द भूमि स्वामीज। रेवेन्यू को पे करने की ड्यूटी रहेगी भूमि स्वामीज की। 160 इज रिवोकेशन ऑफ एग्जेम्पशन, ये कुछ खास नहीं है। देन यस 161 आप याद रख सकते हैं अबाउट द अथॉरिटी कि जो भी रेवेन्यू का अमाउंट है क्या उसको कम भी किया जा सकता है। तो याद रखेंगे कि जो कलेक्टर है उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि जो कलेक्टर हैं वो क्या कर सकते हैं, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ भूमि स्वामी की एप्लीकेशन के बेसिस पर कलेक्टर अगर चाहें तो वो रेवेन्यू के अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन किस ग्राउंड पर रिड्यूस किया जाएगा कि अगर जो लैंड है वो होली या पार्शली अनफिट हो गया है फॉर कल्टीवेशन, कि हमारी जो भूमि थी जिसका रेवेन्यू आप लेना चाहते हैं पर हमारी तो भूमि ही बंजर हो गई है, अब उसके ऊपर कोई खेती हम उगा ही नहीं सकते, इस बेसिस पर कलेक्टर रेवेन्यू को कम कर सकते हैं। या जो भी इरिगेशन का कोई सोर्स था वो इरिगेशन का सोर्स अब हमारे पास नहीं रहा जिसकी वजह से हम अपने लैंड को प्रॉपरली इरिगेट नहीं कर पा रहे हैं। या कोई भी प्राइवेट इरिगेशन सोर्स हैज़ फॉर एनी कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ भूमि स्वामी सीज्ड टू इरिगेट, कि भले ही हम अगर किसी प्राइवेट सोर्स या ऑफ इरिगेशन की बात करें कि कोई ट्यूबवेल वहाँ पर था लेकिन उस ट्यूबवेल वगैरह से भी इरिगेशन नहीं हो पा रहा है किसी ऐसे सर्कमस्टांसिस की वजह से, तो भी कलेक्टर रेवेन्यू को कम कर सकते हैं। ओके, the revenue payable by Bhumi Swami in respect of the land is more than that of the revenue calculated at the rate fixed at the last settlement। अगर जो भी amount of revenue है वो ज़्यादा है ऐसी सिचुएशन में भी उसे कम किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ अगर जो एरिया ऑफ होल्डिंग है वो कम हो गया है तो भी, अब जब हमारा एरिया ही कम हो गया तो रेवेन्यू को भी कम करो। ओके, तो ये सब जो आपको याद रखना है, अथॉरिटी का नाम ज़रूर याद रखेंगे, कलेक्टर के पास ये पावर है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। देन 164 दैट इज़ डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट, ये डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट बेस्ड पूछा जाएगा कि डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में किस सेक्शन में बात की गई है। सो सेक्शन 164। सो अब हम देख रहे हैं अभी आगे कि क्या अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं। ओके, ये सेक्शन 168 डीलिंग विद लीज। अब क्या भूमि स्वामी अपने लैंड को लीज पर भी दे सकते हैं? लीज इज पट्टा, पट्टे पर भी क्या उनके द्वारा अपने लैंड को दिया जा सकता है? सो सेक्शन 168 इस बात को क्लैरिफाई करता है कि भूमि स्वामी अगर चाहें तो वो भी लैंड को लीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड याद रखेंगे कि नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स एट अ टाइम। एक बारी में आप 5 साल से ज़्यादा की लीज नहीं करेंगे, 5 साल तक का लीज पर दे सकते हैं आप, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। ओके, सो 168 भूमि स्वामी को राइट तो देता है लीज करने का, लेकिन एक लिमिटेड राइट है, 5 ईयर्स एट अ टाइम, एक बार में 5 साल के लिए लीज किया जा सकता है। देन यहाँ से देखिए सेक्शन 170 ए जो है और 170 बी जो है ये इंपॉर्टेंट थोड़ा आते हैं कि 170 बी आपका बात करता है अबाउट द रिवर्जन ऑफ लैंड of the members of aboriginal tribe which has been transferred by fraud। देखिए एक तरह से ट्राइब जो हैं एमपी में, क्योंकि काफ़ी ट्राइबल एरियाज़ भी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो ट्राइब के सदस्य हैं बेचारे उनको कुछ पता नहीं है और ज़ोर ज़बरदस्ती से उनकी जो ज़मीन है वो उनसे ले ली जाए। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट एक तरह से करने के लिए, ट्राइबल्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि रिवर्जन ऑफ लैंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ एबओरिजिनल ट्राइब विच वाज ट्रांसफर्ड बाय फ्रॉड। यदि कोई भी ऐसा लैंड जो किसी एबओरिजिनल ट्राइब का था, ठीक है, और उस ट्राइब के लैंड को किसी पर्सन ने फ्रॉडुलेंटली ले लिया,
कब्जा कर लिया एक तरह से उसके ऊपर, तो उस लैंड को किस तरह से उस ट्राइब के सदस्य को वापस दिया जाएगा। रिवर्जन इज कैसे उसे एक तरह से दोबारा से अंतरित किया जाएगा, दोबारा उसको वापस ट्रांसफर किया जाएगा। सो सेक्शन 170B क्या कहता है कि जिस समय MPLRC 1980 का जो ये अमेंडमेंट है, जिस समय ये अमेंडमेंट एग्जिस्टेंस में आया, उस समय अगर किसी भी पर्सन के पास कोई ऐसा लैंड था जो किसी भी एबओरिजिनल ट्राइब के सदस्य से उन्होंने लिया था, तो इस अमेंडमेंट के आने के बाद 2 साल के अंदर अंदर उस पर्सन की क्या ड्यूटी थी कि वह सब डिविजनल ऑफिसर को ये बताए कि देखिए साहब, मेरे पास एक ऐसा लैंड है जो कि मैंने किसी एबओरिजिनल ट्राइब के सदस्य से लिया था। सो सबसे पहले याद रखेंगे कि SDO को इन्फॉर्म किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। अब अगर वो जो पर्सन है जिसके पास किसी एबोरिजिनल ट्राइब के सदस्य का लैंड है, उसकी ड्यूटी थी सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कि वो सब डिविजनल ऑफिसर को 2 साल के अंदर अंदर इन्फॉर्म करेगा। पर अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता है, देन इट इज़ सफिशिएंट टू बी प्रिज्यूम्ड, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसके पास जो लैंड का पोजेशन है वो गलत तरीके से आया है, कि अगर उसने लॉफुली एक्वायर किया होता तो उसने सब डिविजनल ऑफिसर को बता दिया होता कि मेरे पास इस तरह का लैंड है। लेकिन अगर वो इन्फॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका मतलब एक तरह से यहाँ पर शक पैदा होता है और ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि उसने उस लैंड को गलत तरह से अपने पोजेशन में लिया है। देन यहाँ पर फिर आप याद रखेंगे कि क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। जैसे ही सब डिविजनल ऑफिसर को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो सब डिविजनल ऑफिसर क्या करेंगे, एक इंक्वायरी करेंगे पहले कि क्या वो लैंड एबोरिजिनल ट्राइब के सदस्य का है या नहीं है, या क्या ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉडुलेंटली उस लैंड को छीन लिया गया हो उनसे। ये सब बातों के ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। ओके एंड देखिए, अगर कोई भी फिर उस लैंड को रिवर्जन के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि अगर उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बना दी गई है तो उसे लैंड को रिवर्ट किया जाएगा अलॉन्ग विद द बिल्डिंग, बट कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर पे कराए जा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर बेसिकली रिवर्जन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सो आपको केवल 170B में यही याद रखना है कि अगर किसी एबोरिजिनल ट्राइब के सदस्य का कोई लैंड था तो सब डिविजनल ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होता है 2 साल के अंदर। तो टाइम पीरियड याद रखें, अथॉरिटी का नाम याद रखें। देन वी कम टू सेक्शन 173 भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कुछ। यस, 177 दैट इज डिस्पोजल ऑफ holdings. So section 177 disposal of holding and section 178 dealing with partition of holdings, ये दोनों important है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी important है कि disposal of holding कि किस तरह से होल्डिंग को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। पर डिस्पोज ऑफ करना मतलब निपटारा करना, लेकिन ये निपटारा करने की ज़रूरत क्यों अराइज हुई, ऐसा क्या हुआ। तो सेक्शन में लिखा है कि यदि जो भूमि स्वामी है whose land has been assessed for agriculture under section 59, सेक्शन 59 हम पढ़ चुके हैं जहाँ पर हमने डाइवर्जन के बारे में पढ़ा था। तो अगर किसी भी पर्सन के लैंड को इस तरह से असेस किया गया है फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, या फिर कोई ऐसा लैंड जो कि ड्वेलिंग पर्पस के लिए मीन्स एज अ निवास स्थान, जहाँ पर कि आप रह रहे हैं, आपने अपने निवास के लिए उसका अगर प्रयोग आप कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो भूमि स्वामी है उसकी डेथ हो जाती है विदाउट एनी एयर्स, उसकी डेथ हो गई, कोई उसके एयर्स भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में वो लैंड हम ऐसे खाली तो छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए तहसीलदार क्या करेंगे, उस लैंड का पोजेशन अपने पास ले लेंगे और उस लैंड को 1 साल तक के लिए लीज पर किसी पर्सन को दे दिया जाएगा। अब देखिए, जो भी ये टाइम पीरियड है, अगर कोई पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years तहसीलदार के पास इस बात की एप्लीकेशन लगाते हैं कि उस लैंड के रिस्पेक्ट में उनका कोई क्लेम अराइज होता है कि वो हकदार हैं कि वो लैंड उन्हें दे दिया जाए, आपने कैसे उसे लीज कर दिया 1 साल के लिए, तो तहसीलदार को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा, अपने क्लेम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या एप्लीकेशन तहसीलदार को दी जाएगी।
एंड देन तहसीलदार इस रिस्पेक्ट में प्रॉपर एक तरह से इंक्वायरी करेंगे और अगर उन्हें सही लगता है तो वो एक्शन लिया जाएगा, या फिर अगर तहसीलदार चाहें तो उस क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर तहसीलदार को ये लगता है कि जिस पर्सन ने क्लेम किया उसका कोई राइट ही नहीं है उस लैंड के ऊपर, और जो तहसीलदार के द्वारा लीज किया गया है या अपने पोजेशन में उस लैंड को लिया गया है वो एकदम सही किया गया है, तो तहसीलदार के इस तरह के रिजेक्शन का जो भी ऑर्डर होगा उस रिजेक्शन के अगेंस्ट ना तो कोई अपील की जा सकती है, ना ही कोई रिविजन किया जा सकता है। लेकिन अब ना अपील कह रहे हम, ना रिवीजन कर रहे, तो उस क्लेमेंट के पास और कोई रेमेडी भी तो होनी चाहिए कि उसका एक बार तो एप्लीकेशन को तहसीलदार ने रिजेक्ट कर दिया तो ऐसा तो नहीं है कि वो चुपचाप बैठ जाएगा। इसीलिए उसको यहाँ पर राइट दिया गया है कि अगर उसको तब भी लगता है कि नहीं नहीं मेरा तो अधिकार है इस लैंड में, मेरे क्लेम को सुना जाए, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, सिविल सूट फाइल कर सकता है टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल। अपने टाइटल को एस्टेब्लिश करने के लिए, ये बताने के लिए कि हाँ उस लैंड में मेरा अधिकार है, इस चीज़ के लिए सिविल सूट उसके द्वारा फाइल किया जा सकता है। अब ये तो सिचुएशन तब अराइज होगी जब कोई क्लेमेंट अपीयर हो रहा है। देखिए शुरुआत से समझें कि अगर कोई ऐसा लैंड था जो कि अंडर सेक्शन 59 असेस किया गया था या कोई ड्वेलिंग हाउस था, अब उस सिचुएशन में जो भूमि स्वामी है उसकी अगर डेथ हो जाती है, ओके भूमि स्वामी की डेथ हो गई और उसके कोई एयर्स भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा, तहसीलदार ने उस लैंड का पोजेशन ले लिया और तहसीलदार ने उस लैंड को लीज कर दिया। कितने समय के लिए, 1 साल तक के लिए वो लीज कर सकते हैं। अब अगर कोई भी पर्सन जो कि कह रहा है कि मेरा भी क्लेम तो है इस लैंड में, मेरी बात तो सुनो, तो ऐसे सिचुएशन में 3 साल के अंदर अंदर कोई क्लेमेंट अपीयर हो सकता है। अब जो वो क्लेमेंट अपीयर हुआ उसके क्लेम के रिस्पेक्ट में तहसीलदार ने इंक्वायरी करी, लेकिन तहसीलदार ने उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं तुम्हारा तो कोई इसमें हक बनता ही नहीं है। अब रिजेक्शन के बाद तहसीलदार का जो भी ऑर्डर था उसके अगेंस्ट ना कोई रिवीजन हो सकता है, ना अपील हो सकती है, लेकिन जो क्लेमेंट है वो फिर भी अगर चाहे तो जिस दिन क्लेम को रिजेक्ट किया गया है उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर वो पर्सन सिविल सूट फाइल कर सकता है। रेगुलर कोर्ट में आप जाएं, सिविल सूट फाइल करें और अपने टाइटल को एस्टेब्लिश करें कि देखिए मेरा अधिकार इस लैंड में बनता है। तो ये सब सिचुएशन तो तब अराइज हुई जब क्लेमेंट अपीयर हुआ। अब दूसरी सिचुएशन आती है कि यदि जैसे ही तहसीलदार ने उस लैंड का पोजेशन लिया और तहसीलदार ने उसे लीज पर दे दिया, लेकिन अगर कोई भी क्लेमेंट अपीयर ही नहीं होता, तो जो तहसीलदार का ऑर्डर था, तहसीलदार के द्वारा जो लीज किया गया है वो सही रहेगा। तहसीलदार में सेल द डिसीज्ड भूमि स्वामीज राइट इन होल्डिंग बाय ऑक्शन। ऑल्सो तहसीलदार क्या कर सकते हैं, उस होल्डिंग को ऑक्शन के द्वारा बेच भी सकते हैं। अब क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही उस लैंड को बार बार लीज ही करते रहेंगे, इसलिए तहसीलदार को यहाँ पर राइट दिया गया है कि उस लैंड को ऑक्शन करके बेचा जा सकता है। ओके, देन सेक्शन 178 बात करता है पार्टीशन ऑफ होल्डिंग। किसी होल्डिंग का पार्टीशन, यहाँ पर भी जो पावर है वो किसके पास है, तहसीलदार के पास, कि जो भूमि स्वामी है वो अगर ये चाहता है कि मुझे इस होल्डिंग का पार्टीशन कराना है तो तहसीलदार के पास एप्लीकेशन लगाई जाएगी और पार्टीशन कराया जा सकता है। ओके, सो पार्टीशन बेसिकली आप जानते हैं कि किस तरह से लैंड को डिवाइड किया जाएगा डिफरेंट लोगों के बीच में, दैट इज पार्टीशन। अथॉरिटी याद रखें तहसीलदार, डिस्पोजल ऑफ होल्डिंग भी तहसीलदार करेंगे, पार्टीशन भी तहसीलदार करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे इस तरह से बन सकता है कि क्या कोई भूमि स्वामी अपनी लाइफ टाइम में भी पार्टीशन करा सकता है। अभी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि अगर आपने सेक्शन 178A नहीं पढ़ा तो आप हो सकता है उसी में कंफ्यूज हो जाएं। तो याद रखेंगे कि भूमि स्वामी के पास भी अधिकार है कि वो अपनी लाइफ टाइम में पार्टीशन करा सकते हैं। जिंदा रहते भी वो तहसीलदार को एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हम इस होल्डिंग का पार्टीशन कराना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 181 दैट इज गवर्नमेंट लेजी। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसका याद रखें कि हमने डेफिनेशन क्लॉज में भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट लेजी कहाँ पर डिफाइन किया गया है।
सो आपको याद होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखें अभी कि गवर्नमेंट लेजी को कहाँ डिफाइन किया गया था। ओके, सो एवरी पर्सन हु होल्ड लैंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी लैंड लीज पर दिया गया है, मीन्स पट्टे पर अगर किसी पर्सन को लैंड दिया गया है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो पर्सन कौन कहलाएगा? गवर्नमेंट लेसी कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पर गवर्नमेंट लेसी के रिस्पेक्ट में भी ऐसे ही भूमि स्वामी की तरह ही कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं, बट यहाँ से एज सच क्वेश्चन नहीं बनता इतना कुछ। 182 अब बात करता है रिगार्डिंग द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट लेसी। ये जो भी गवर्नमेंट लेसी की हम बात कर रहे हैं, इनके क्या राइट्स होंगे, क्या इनकी लायबिलिटी रहेगी? तो गवर्नमेंट लेसी शैल सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस प्रोविजन इन दिस कोड होल्ड द लैंड इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ग्रांट। देखिए, जिस समय उन्हें ये लैंड ग्रांट किया गया, उसी समय अगर कोई टर्म्स कंडीशंस डिसाइड की गई थी, तो उन्हीं पर्टिकुलर टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही उस लैंड को आप रखेंगे। एंड यहाँ पर देखिए कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द इजेक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट लेसी। अब अगर जो ये गवर्नमेंट लेसी है, अगर वो सही तरीके से उस पर्टिकुलर लीज का जो लैंड है उसको संभाल कर नहीं रख रहा है, तो कब उसे उस लैंड से इजेक्ट किया जा सकता है, मीन्स बेदखल किया जा सकता है या बाहर फेंका जा सकता है। ओके, तो अगर जो गवर्नमेंट लेसी है वो फेल करता है टू पे द रेंट फॉर 3 मंथ्स, उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर लैंड का 3 महीने का रेंट ही पे नहीं किया, तो ये ग्राउंड है जिसके बेसिस पर उस लैंड से बाहर निकाला जा सकता है। सेकेंड इज इफ़ ही हैज़ यूज द लैंड फॉर एनी अदर पर्पस, अगर उसने क्या किया है, उस लैंड को किसी अन्य उद्देश्य के लिए यूज़ किया गया है उसके द्वारा, या फिर अगर उसने जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसमें लिखा था कि आप इस पर्पस के लिए लैंड को यूज़ करेंगे, पर उस पर्पस के अलावा किसी अन्य पर्पस के लिए भी अगर आप लैंड को यूज़ कर लेते हैं, तो इस बेसिस पर भी जो गवर्नमेंट है वो आपको उस लैंड से इजेक्ट कर सकती है, बाहर निकाल सकती है। द टर्म ऑफ हिज लीज हैज़ एक्सपायर्ड, यदि जो लीज का टाइम पीरियड है वही एक्सपायर हो जाए। बहुत कॉमन बात है कि अगर 5 ईयर्स के लिए मान लो लीज की गई थी, तो जब वो 5 साल ख़त्म हो जाएंगे, तो उस 5 साल ख़त्म हो जाने के बाद आपको उस लैंड से बाहर निकलना होगा। नेक्स्ट इज दैट ही हैज़ कॉन्ट्रावीन्ड विद एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ग्रांट। ये हमने शुरुआत में ही पढ़ा कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करना भी ज़रूरी है। अगर उन्हें आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी आपको बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखेंगे कि बाहर निकालने से पहले आपको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अपने बिहाफ में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप समझाना चाहते हैं कि आपने किसी टर्म्स कंडीशंस का वायलेशन नहीं किया या आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अपनी बात आप रखें। एंड दिस इज इन कॉन्सोनेंस विद द प्रोविजन ऑफ ऑडी आल्ट्रम पार्टम। ओके, देखिए आपने पढ़ा होगा अंडर द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट ऑडी आल्ट्रम पार्टम का जो रूल है वो यही कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो उसे अपॉर्चुनिटी दी जाना भी ज़रूरी है। देन वी कम टू सेक्शन 183 दैट इज सर्विस लैंड। सर्विस लैंड आपने पढ़ा था अंडर सेक्शन 2(1)(v)(2) दैट इज सर्विस लैंड का क्या मतलब होता है। तो देखिए, सर्विस लैंड आपको याद होगा डेफिनेशन में लिखा था कि कोई भी ऐसा लैंड जिसको एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए दिया जाता है टू द कोतवार। ओके, कोतवार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर सेक्शन में। सो आपको याद रखना है कि अगर किसी कोतवार को कोई लैंड दिया गया है खेती बाड़ी करने के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में जो वो लैंड है दैट इज कॉल्ड एज द सर्विस लैंड। अब यहाँ पर उस सर्विस लैंड के रिस्पेक्ट में ही कुछ बातें दी गई हैं कि अगर जो कोतवार है वो उस सर्विस लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही यूज़ करेगा, उस लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि कोतवार इस एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज
एनी राइट ऑफ कोतवार इन द सर्विस शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज। कोतवार के द्वारा उस पर्टिकुलर लैंड का कोई सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज ये सब भी नहीं किया जा सकता। ऑल्सो अगर कोतवार चाहता है उस लैंड को सबलीज करना, तो सबलीज भी 1 साल तक के लिए किया जा सकता है, उससे ज़्यादा के लिए आप दोबारा से उसे लैंड को लीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज अगर कोतवार की डेथ हो जाती है तो जो भी नया कोतवार आएगा उसके पास वो लैंड चला जाएगा। नेक्स्ट, द राइट्स ऑफ कोतवार इन सच लैंड शैल नॉट बी अटैच्ड और सोल्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जो हम सेक्शन 61 में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के बारे में पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 60 कि किस किस चीज़ को एग्जेम्प्ट किया गया है या किस किस चीज़ को अटैच किया जा सकता है, तो यहाँ पर वही बात क्लैरिफाई की गई है कि कोतवार का जो भी अधिकार है उस भूमि के रिस्पेक्ट में, तो उस अधिकार को भी अटैच नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, अगर कोतवार अपनी ड्यूटीज़ को कॉन्ट्रावीन करता है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शंस लिए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर आपका ये देखिए यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो कि डिलीटेड हैं, इतना आपको और ये इतना कुछ ध्यान नहीं रखना है कि आप ये पढ़ने बैठ जाएं कि कौन सा पर्टिकुलर यहाँ पर वो था जैसे हमने डिटेल में पढ़ा था कि भूमि स्वामी के अंदर हमने एक लिस्ट देखी कि पट्टेदार है अगर या फिर भूमिधारी है, इस तरह से काफ़ी पॉइंटर्स देखें। तो उन पॉइंटर्स को आपको क्रैम अप करने की ज़रूरत नहीं है, अब 2-3 बार बस उसे पढ़ें और सुपरफिशियली अपने माइंड में याद रखें। ओके, एंड सो हियर आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम 203 से एंड तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, एंड आई होप आपको देखिए ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं सब कुछ आपके लिए करने में, सो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर बहुत से नोट्स, PDF सब आपके लिए अवेलेबल है, नॉट ओनली फॉर द एग्ज़ाम ऑफ MP बट अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर्स, नोट्स सब कुछ वहाँ पर आप अवेलेबल है। ओके, सो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।